हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कॉमर्स का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है सभी एग्जाम में, बस लेवल डिफाइन कर दिए जाते हैं। इसलिए ये लेवल जो है वो हमारे बीएड के लिए, एमकॉम के लिए और नेट एग्जाम के लिए है। ठीक है, बीकॉम के लिए ये इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि उसमें और भी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हमने ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि ऐसा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से कौन जाना जाता है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। तो हम नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब कौन कौन से फोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? पीपल, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। ये तीनों ही फोर्सेस फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग होते हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ही इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो हर तरह का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, कहीं पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, कहीं पे बहुत फॉर्मल है, कहीं पे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है। तो इससे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी पर आए तो कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, कहीं रोबोटिक, और कहीं हम जाएं तो आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी वहाँ यूज हो रही है। तो इससे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। फोर्सेस हैं जो उनको मतलब उनकी कंडीशंस को चेंज करती हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, हॉथरॉन स्टडीज इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एवोल्यूशन। अब जो हॉथरॉन स्टडी है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किस स्टडीज से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स, हॉथरॉन स्टडी की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था अपने फर्स्ट चैनल पे, जो कि माई कॉमर्स इन्फो है। वहाँ पे मैंने ये पूरा आपको डिस्कस किया था कि हॉथरॉन स्टडी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के ऊपर बात करती है। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वो स्टेज है जहाँ पे हम ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं, इन प्रेजेंट कॉन्टेस्ट चैलेंजेस फॉर ओबी। ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं ओबी के लिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। किस तरह की उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कैसी है, ग्लोबलाइजेशन है, हमारा पूरा आज का एनवायरनमेंट ग्लोबलाइज्ड है, बिजनेस हमारा ग्लोबलाइज है। तो ये सारी ही चीजें आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं, उसके लिए एक चैलेंज की तरह है। क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, तो हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बहुत अलग है, ग्लोबलाइजेशन है पूरा मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें सारी चीज़ देखनी है कि हमारे यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज के रूप में काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क और नॉट द पावर ऑफ मनी। दिस कॉन्सेप्ट इट इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है, जो लीडरशिप है वो मोटिवेट करती है लोगों को काम करने के लिए, और ना कि जो मनी है मतलब उसकी पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कस्टोडियल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो किस तरह का है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये किस तरह के काम होते हैं, ये हमारे साइंस भी बताते हैं, आर्ट भी। सेम उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हमारे लिए साइंस एज वेल एज एन आर्ट है। क्योंकि साइंस में इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक आर्ट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कोई भी चीज इस कॉन्सेप्ट पे या फिर इस फ्रेमवर्क में काम की जा रही है तो उसी फ्रेमवर्क में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो। ये वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो
किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारे आर्ट में मैनेज वाली चीज़ें। और प्रिंसिपल्स की, रूल्स की बात करें तो साइंस में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको साइंस एज वेल एज आर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है सर्टेन बेसिक एजम्पशंस दे आर। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एजम्पशंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके उनके संगठन से वो बनता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद बोल रहा है दीज पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली, और ये पर्सन जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं काम को इफेक्टिवली करने में, ये भी करेक्ट है हमारा बिल्कुल। उसके बाद आता है द गोल्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर में नॉट नेसेसरली कोइंसाइड, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो गोल है वो एक दूसरे से मतलब लिंक अप या फिर मैच करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है जी। कुछ एजम्पशंस हैं, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, ये हमारे लिए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, the approach which was instilled in the principles of mass production, organization of work, simple work skills and supervisory managerial skills in term dance, यानी कि अब ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर मास प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, सिंपल वर्क स्किल और सुपरवाइजर मैनेजर स्किल्स पे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी बताती है यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स का भी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क की बात की जा रही है, स्किल सुपरवाइजरी स्किल्स की बात की जा रही है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, the famous study undertaken by US social scientist Elton Mayo and Fritz Rotshilberger at the Western Electric plant in Chicago is known as। तो अब हमें ये बताना है कि जो यूएस सोशल साइंटिस्ट है एल्टन मायो और फ्रिट्स, इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट के शिकागो में एक जगह है इलेक्ट्रिक्स प्लांट, वहां पर इन्होंने एक स्टडी की थी, फेमस स्टडी, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो है हमारी हॉथरॉन स्टडी। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया था, तो वहां पे आपको बताना हो एल्टन मायो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इनके साथ एक और थे इनके फ्रेंड फ्रिट्स, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये शिकागो में फेमस स्टडी की थी, जो कि हमारी किस पे बेस्ड थी, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एक्स एंड वाई इज प्रपोज्ड वाई। अब थ्योरी जो एक्स एंड वाई है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये किसने दी थी, तो ये दी थी मैकग्रेगर ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक्स थ्योरी क्या बताती है, वाई थ्योरी क्या बताती है। एक्स थ्योरी के लोग फ्रेंड्स आप इतना समझ लीजिए ये थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, मतलब जब तक इनको कोई किसी काम करने को नहीं बोलता ये काम नहीं करते हैं। जबकि वाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से काम करते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई इनको कहे काम करने को तब ये काम करें, ये खुद से इनिशिएट लेते हैं काम करने का। जबकि एक्स जो होते हैं वो खुद से इनिशिएट नहीं लेते हैं, ये वेट करते हैं कि कोई इनसे कहे तब ये काम करें। ठीक है, तो एक्स जो होते हैं थोड़े आलसी टाइप के लोग होते हैं, जबकि वाई जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, खुद से इनिशिएट लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, नीड हायर की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी। तो फ्रेंड्स नीड हायर की थ्योरी की बात करें तो ये दी थी मैस्लो ने, जिसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट नीड क्या आती है, बेसिक आती है, इस तरह से हमारी नीड्स चलती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ठीक है, बेसिक नीड आ गई, फिर हमारी आ गई सेफ्टी नीड, फिर आ गई हमारी सोशल नीड, इस तरह से नीड हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरह की सारी नीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये मैस्लो ने दी थी। नेक्स्ट आते हैं, मोटिवेशन इम्प्लाइड दैट द एम्प्लॉय इज इन ऑर्गेनाइजेशन। अब मोटिवेट्स क्या इम्प्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज के लिए, एक्सल्ट मोर एफर्ट टू एकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द, एक्सल्ट का मतलब यहाँ पे होता है
बहुत मेहनत करना किसी चीज के लिए, ठीक है। डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मोर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश द इंडिविजुअल गोल्स, एक्सर्ट मोर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश द कॉमन गोल ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर एक्सर्ट मोर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्सर्ट मोर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन ये बताता है एक एम्प्लॉय को कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो भी डिजायर्ड गोल है, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडरशिप स्टाइल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ऑटोक्रेटिक, इसमें नॉट पूछा गया है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी ओरिएंटल लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। जबकि टास्क ये हमारी लीडरशिप स्टाइल में कंसिडर नहीं की जाती है, जबकि टास्क, एम्प्लॉय और ऑटोक्रेटिक ये हमारे लीडरशिप के अंदर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पर्सोनल, रिसोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम इसकी थ्योरी, डेवलपमेंट और इसके रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या पर्सोनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, होल पर्सन, कॉस्ट बिहेवियर, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फंडामेंटल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की जाती है, क्योंकि हर पर्सन का के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। होल पर्सन की बात की जाती है और कॉस्ट बिहेवियर की भी बात की जाती है, तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का कौन सा एलिमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस की। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी हम ऑल ऑफ दिस का ही राइट आंसर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की बात की जाती है, जिसमें हायरार्की बना दी जाती है, उनको अथॉरिटी साइन कर दी जाती है, और डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं कि ये लोअर डिपार्टमेंट है, मिडिल डिपार्टमेंट है, या अपर डिपार्टमेंट है। क्योंकि देखिए ये इससे कनेक्ट है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट बनेंगे तो हायरार्की भी बन जाएगी अथॉरिटी की, और फिर उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में ये तीनों पॉइंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आर। अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्योरी होगी वो कुछ गोल्स पे वर्क करेगी, उसके लिए कुछ वर्क भी होना चाहिए और अडेप्टेशन भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी चीज़ें उसके लिए बेनिफिट होंगे उनको वो अडेप्ट करे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें से कौन सी थ्योरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो बिहेवियर अप्रोच थ्योरी जो है वो हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात नहीं करती है, ये हमारी पुरानी थ्योरी है। जबकि फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी और कंपैरेटिव थ्योरी जो हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स इंक्लूड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, इसके अंदर एटीट्यूडनल डेवलपमेंट एंड परसेप्शन की बात की जाती है, और वर्क स्ट्रेस की भी बात की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स बिहेवियर की बात आ रही है तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी कि भाई आपस में उनका कम्युनिकेशन किस तरह से है, उनका परसेप्शन क्या है किसी भी चीज़ को लेके, एटीट्यूड क्या है, और उनका वर्क स्ट्रेस किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा अगेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक इज रिटन बाय। अब ये डायरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी जॉन मिनर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल थ्योरिस्ट। ये भी अगेन राइट डायरेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स जो एल्टन मायो है वो हमारे क्लासिकल थ्योरिस्ट नहीं कहलाते, ये हमारे वेवरिस्ट कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द ऑथर ऑफ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज। अब फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऑथर की बात की जा रही है, कौन है? तो वो कहे जाते हैं हमारे चेस्टर बर्नार्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? फॉर्मल, इंडिविजुअल, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क सिचुएशन है, ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स वर्क सिचुएशन के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी पर्सन इंपॉर्टेंट होते हैं, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये सारे ही चीजें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, in order to delegate authority to the junior, a senior must do which of the following activities। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है, अगर किसी जूनियर को अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है तो वहाँ पे एक सीनियर को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होंगी? डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, कमेंसुरेट अथॉरिटी, या क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन उसको सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट करना होगा, कमेंसुरेट करनी होगी अथॉरिटी, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको क्लियरली डिफाइन करनी होंगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल की बात की जाए तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड भी होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। एम्प्लॉय ओरिएंटेड, यानी कि एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट उनकी साइकोलॉजी के बेसिस पर होना चाहिए, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अगेन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर रॉबिन्स द स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कवर। अब एज पर रॉबिन्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में फ्रेंड्स मोटिव्स भी इंक्लूड किया जाता है, लीडरशिप भी, और ग्रुप डायनेमिक्स भी, क्योंकि फ्रेंड डायनेमिक है तो हमें चेंज होने की बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्लेज अ वाइटल रोल इन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो वाइटल रोल प्ले करती है किसमें? मेकिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यस ये करेक्ट है हमारा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यस ये भी करेक्ट है। और ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी अगेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, जो टेलर हैं उनका क्लासिकल थ्योरी में इसमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तो इसमें इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, जबकि प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और मोटिवेशन, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। ये वाली बात क्या बिल्कुल सही है? यस ये बिल्कुल करेक्ट है। मैन इज अफेक्टेड बाय एंड अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, यस मैन अफेक्ट होता है, और उसके बाद उसके जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो भी उसके द्वारा वो अफेक्ट होता है। परसेप्शन इज मीन बाय विच स्टिमुली अफेक्टेड एन ऑर्गेनिज्म, यस यही भी करेक्ट है। उसके स्टिमुली से उसका परसेप्शन निकल कर आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें ही करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, वन कैन अचीव मोटिवेशन बाय वे ऑफ। अब एक पर्सन मोटिवेशन अचीव कर सकता है किसके द्वारा? एनरिचमेंट, रोटेशन, एनलार्जमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें एनरिचमेंट, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट, ये सारी चीजें एक पर्सन को मोटिव करती हैं, कि मोटिवेशन करती हैं उसको। किस तरह से? एनरिचमेंट होगा तब भी मोटिव होगा, जॉब उसकी रोटेट होगी तब भी उसको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ
मुझे इस काम के लिए भी आज अपॉइंट मतलब ये वाली ड्यूटी मुझे असाइन की गई है। एनलार्जमेंट हो गई, यानी जब उसकी ड्यूटीज़ बढ़ेंगी, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तब भी उसमें मोटिवेशन आएगा। इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो भी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगी, वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।